अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बोला हुआ है प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको जो स्टेटमेंट गिवन है, ये बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? बीपीटी का। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 33 में बीपीटी को प्रूफ करना है। इसमें चॉइस में भी शायद आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने और तो नहीं लगाया लेकिन चॉइस ही है शायद ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों ही पार्ट को सॉल्व करना हो, है ना। तो अभी तो ये चॉइस ही होगा, अदरवाइज ये दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बीपीटी को प्रूफ करना होगा। तो बीपीटी को किस तरीके से प्रूफ कर सकता हूँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है कि एक ट्राइंगल है, तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। और इस ट्राइंगल को एक लाइन है ना, इस ट्राइंगल का नेम मैंने लिखा आपके लिए ABC। इसको एक लाइन PQ इंटरसेक्ट करती है दो डिफरेंट पॉइंट P पर और Q पर। अब उन्होंने बोला हुआ है आपसे कि आप ये प्रूफ करके दिखाइए कि इससे बनने वाले जो लाइन सेगमेंट्स के रेशियो हैं, जो पार्ट्स हैं, उनका जो रेशियो है वो इक्वल है। दैट मीन्स AP का और BP का रेशियो वही रेशियो आएगा AQ और CQ के। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको गिवन राइट करना है, तो आप गिवन राइट कर लो। गिवन में आप राइट करेंगे ए ट्राइंगल ABC in which PQ इज पैरेलल टू BC। PQ किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। PQ इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है आपको। फिर आप टू प्रूव लिखेंगे। आपको प्रूव क्या करना है? तो आपको प्रूव करना होगा AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ, ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हैं, सबसे पहले आप B से Q को ज्वाइन करवाएंगे, सिमिलर वे में आप C से P को ज्वाइन करवाएंगे। इसके अलावा भी आपको एक छोटा सा पॉइंट का ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें हाइट बनानी है। क्या बनानी है? हाइट। तो आप AP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे Q से, इस तरीके से, और ऐसे ही आप AQ के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से, इस तरीके से। इन पॉइंट्स के आपको नेम देने पड़ेंगे, तो आप इनके नेम दे दो M और N, इस तरीके से। अब आप इसको बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने जो कंस्ट्रक्शन करी उन पॉइंट्स को आप एक बार मार्क करेंगे, जॉइन BQ CP एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स MQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PN इज परपेंडिकुलर टू AC। इस तरीके से आपने पॉइंट्स को मार्क करा। इसके बाद अब आपको फटाफट आपको ट्राइंगल्स के एरिया लिखने हैं। क्या लिखने हैं? ट्राइंगल्स के एरिया। अब आप इसका प्रूफ लिखेंगे। तो प्रूफ कुछ इस तरीके से होने वाला है, देखिए आप। सबसे पहले आप ट्राइंगल APQ का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। देखो बीपीटी थ्योरम जब भी आप प्रूफ करते हैं ना, तो आप हमेशा जैसे AP अपॉन BP आपको शो करना है, तो आप AP के रेफरेंस में ट्राइंगल के एरिया लिखेंगे आप एक बार आप BP के रेफरेंस में ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, और वो जिस ट्राइंगल में अवेलेबल होगा उस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आप इन सारी चीज़ों को राइट करेंगे। अब आप APQ का एरिया किस तरीके से लिख सकते हैं? तो APQ का एरिया आप लिखेंगे 1/2
बेस, अब बेस के प्लेस पर आपको ए पी रिप्लेस करना है। जिस बीपीटी थ्योरम में जो भी रेशियो आप लिखने वाले हो और जो भी वर्ड्स आ रहे हैं आप उनको बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेस। तो ए पी क्यू का एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की जगह आप लिखेंगे ए पी और हाइट की जगह पर आप वैल्यू पुट करेंगे क्यू एम। क्या पुट करेंगे? क्यू एम। इस तरीके से फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया आया। ऐसे ही आप आगे भी एरिया मेंशन कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बीपी से रिलेटेड ट्राइंगल बनना चाहिए। किससे रिलेटेड ट्राइंगल बनना चाहिए? तो बीपी से रिलेटेड ट्राइंगल क्या बन रहा है, इसको मैं अभी रेड मार्क से आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। देखो इस तरीके से ये बन रहा है। इसका नेम है बी पी और क्यू। तो अब आप एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू। और इसे लिखेंगे आप 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की जगह आप लिखेंगे बी पी और हाइट के प्लेस पर क्यू से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर देखेंगे। तो क्यू से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कौन होगा फिर से? तो क्यू से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर इस बार फिर से क्या होगा? क्यू एम ही होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू एम। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप ए क्यू को बेस लेकर एक ट्राइंगल चेक करेंगे। तो ए क्यू को बेस लेकर ट्राइंगल का नेम क्या है? ए क्यू पी। और ए क्यू पी बोलो या ए पी क्यू बोलो, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। लेकिन इस बार जो बेस है वो थोड़ा सा बदल गया है। इस बार बेस कौन है? ए क्यू। अब ए क्यू अगर बेस है तो अब की बार परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ होगा? पी से। पी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर कौन है? पी एन। तो अब की बार जो हाइट आएगी उसमें आप क्या नेम क्या आएगा? पी एन। और इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर वे में आप लास्ट पॉइंट भी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आपको सी क्यू को बेस लेकर एक ट्राइंगल देखना है। सी क्यू को बेस लेकर ट्राइंगल चेक करना है। तो ट्राइंगल की नेम होगी सी पी क्यू। ट्राइंगल की नेम हो जाएगी सी पी क्यू। और आप एरिया लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस के प्लेस पर आप सी क्यू लिखेंगे और हाइट के प्लेस पर आप वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो सी क्यू तो बेस हो जाएगा, हाइट कहाँ से आएगी? पी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर। पी से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर अभी कौन है आपके लिए? पी से कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है? तो ये पी एन। तो आप जब आप इसे लिखेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा? पी एन ही आएगा। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब आप इनका लिखेंगे रेशियो। क्या लिखेंगे? रेशियो। लेकिन उससे पहले आपको एक पॉइंट लर्न होना चाहिए और वो पॉइंट क्या है? पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप कोई ट्राइंगल ड्रॉ करते हो और कितने भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है और इनके बीच में आपने ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल इस तरीके से बनाए कि पी क्यू को बेस लिया है। अब आपने एक बार तो ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाया, एक बार ट्राइंगल आपने कुछ इस तरीके से बनाया। तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल आएंगे। इन दोनों ट्राइंगलों के एरिया क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज नेवर चेंज। वो कभी भी चेंज तो होता नहीं है। जब चेंज नहीं होता इसका मतलब बेस उनका सेम रहेगा, हाइट उनकी सेम रहेगी। तो उन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा? एरिया। एरिया इक्वल आएगा। तो अब आप यहाँ से आगे सेंटेंस राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ट्राइंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम बेस, देयरफॉर देयर एरिया इज इक्वल। इसीलिए उनका एरिया क्या है? इक्वल है। इसे बोला मैंने इक्वेशन नंबर 5। अब आप फर्स्ट का और सेकंड का रेशियो लेंगे, थर्ड और फोर्थ का रेशियो लेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा? अब आप रेशियो लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो आपका एक्सप्रेशन आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 1/2 मल्टीप्लाई ए पी इंटू क्यू एम
डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई बी पी इंटू क्यू एम। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्यू एम से क्यू एम को आप डिवाइड कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ए पी अपॉन बी पी। तो आपको काफ़ी सही लगेगा क्योंकि आपका आधा पोर्शन जो आप सॉल्व करना चाहते थे वो आ चुका है। इसके बाद आप थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, थर्ड को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 से, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। इसे आप डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू से, तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई ए क्यू इंटू पी एन डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई सी क्यू इंटू पी एन। पी एन से पी एन कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, पी एन से पी एन कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल होगा और ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन, इसको आप सही कर सकते हैं, ए क्यू अपॉन सी क्यू, इस तरीके से आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 7। अब आप 5 वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 6 वाला करेंगे और 7 वाला करेंगे, और आप बोलेंगे कि ये दोनों ही रेशियो इक्वल हैं। इक्वल किस तरीके से होंगे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। देखो, जो डिनोमिनेटर में टर्म्स लिखे हुए हैं वो दोनों इक्वल हैं इक्वेशन नंबर 5 से, और न्यूमरेटर में जो नंबर्स लिखे हुए हैं एरिया वाइज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ये तो है ही एक ही ट्राइंगल। दैट मीन्स ट्राइंगल का जो रेशियो लिखा है वो दोनों से सेम क्वांटिटी आने वाली है। अब आप यहाँ से 5, 6 और 7 को कंबाइन करके लिखेंगे और आप आंसर इस तरीके से राइट करेंगे, एरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 आप बोल सकते हैं ए पी इज नाउ, ए पी अपॉन बी पी इज नाउ इक्वल टू ए क्यू अपॉन सी क्यू, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से आपके इस बेहतरीन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, और आपके जब आपके सर ने आपको सिखाया होगा तब आपको बोला भी होगा, बोर्ड एग्जाम्स में ये ऑल्टरनेट ईयर्स में आता ही आता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा आपने ऐसे इसको बिगाड़ा है उसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेंगी, है ना। ये आपके लिए कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार अच्छे से देख लो, सीख लो, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए अब भी इम्पोर्टेंट है। भले ही सैम्पल पेपर में आया है फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आता ही आता है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पोर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड पार्ट देख। तो क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड पार्ट में आपको बोला है उन्होंने, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। तो आप एक हल्का सा एक डायग्राम बनाते जाइए जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें एस पॉइंट अवेलेबल है पी क्यू साइड के ऊपर, पी क्यू साइड के ऊपर एस पॉइंट है, और पी आर साइड के ऊपर जो पॉइंट है उसकी नेम है टी। ओके, आगे उन्होंने बोला है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू पी एंड पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर ये इक्वल है। अब देखो बच्चों, जब ये इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सॉरी ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल। ओके, फिर आगे वो बोलते हैं कि पी एस टी जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये पी आर क्यू के इक्वल है। किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। ओके, अब आगे वो प्रूव करवाना ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्या है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए जो बेस एंगल हैं उनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। ओके, अब आपको उन्होंने बोला है कि ये जो 1 वाला एंगल है ये 2 के इक्वल है, और 2 वाला कॉरस्पॉन्डिंग से किसके इक्वल है, 3 के। दैट मीन्स 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो मैं बोल दूंगा कि अगर बेस एंगल दोनों इक्वल हैं तो फिर ऐसा तभी पॉसिबल है जब ट्राइंगल पी क्यू आर क्या रहा हो, आइसोसेलेस रहा हो। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके इस डायग्राम को हम नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं और वहाँ इसको कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपको इसका रफ डायग्राम बनाया था, उसको मैंने अभी इसको सिस्टमेटिक बनाया है। अब देखो, उन्होंने आपको सबसे पहली लाइन जो आपको गिवन कर रखी थी वो क्या कर रखी थी, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये उन्होंने बोला हुआ था। तो ये बोला हुआ है, गिवन है आपको
तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि ऐसी चीज़ें जिस ट्राइंगल के अंदर दे रखी हैं पहले उस ट्राइंगल को सेलेक्ट करो। तो ये किस ट्राइंगल के अंदर है? जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी नेम क्या है? पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल की नेम मेंशन कर देंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन टू अस इज दैट पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, और ये हमें गिवन है। इसके बाद हम बोलेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी आई कैन से दैट, और वी कैन से दैट बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब एस टी किसके पैरेलल रहा हो? एस टी किसके पैरेलल रहा हो? बी क्यू के। तो आप इसको राइट कर सकते हैं इस तरीके से कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन जब एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि इससे, जब ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 1 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 4 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल से। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल से। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल को क्या करता हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रूल, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोल सकते हैं। इस रूल से ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। इन्हें आप इक्वेशन नंबर मार्क कर दो 2 और 3। इसके बाद क्वेश्चन में एक पॉइंट और आपको गिवन है, और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि पी एस टी जो एंगल है दैट इज इक्वल टू, पी एस टी एंगल जो है वो इक्वल है पी आर टी एंगल के, सॉरी पी आर क्यू एंगल के, पी आर क्यू एंगल के। अब आप अपनी डायग्राम में देखो, जो पी एस टी एंगल है वो 1 है, 1 वाला है, और पी आर क्यू एंगल कौन है? 4। तो आप लिखेंगे यहाँ से कि इसका मीनिंग तो ये हुआ है ना, क्या हुआ कि 1 इज इक्वल टू क्या है? 4। 1 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। इसे आपने बोला इक्वेशन नंबर 4, इसे आप क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप देखेंगे फ्रॉम 2 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, 2 3 4 से आप क्या लिख सकते हैं कि देखो 1 किसके इक्वल है? 1 2 के इक्वल है, और 1 किसके इक्वल है? 1 4 के भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एंगल इक्वल हैं। 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल। 1 2 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है, दैट मीन्स ऑल आर इक्वल। इसका ओवरऑल मीनिंग ये हुआ, सो आई कैन राइट इट एज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 किसके इक्वल है? 4 के। अब आप लार्जर ट्राइंगल के रेफरेंस में अगर चेक करें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, और उसमें आप बोलते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, कहाँ से बोलते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 आपके पास रेफरेंस है, इक्वेशन नंबर 5। अब किसी भी ट्राइंगल के जब बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं? इक्वल। इसलिए 2 के जो सामने वाली साइड है उसकी नेम क्या हो जाएगी? पी आर। तो 2 के सामने वाली साइड है पी आर, और 4 के सामने वाली साइड है पी क्यू। ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, ये लॉजिक आ जाएगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? इसके बाद आप इसको बोल सकते हैं कि जब पी आर और पी क्यू इक्वल हैं जिस ट्राइंगल के अंदर, वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? वो ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, और ये अब तक इस पेपर में आया हुआ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी को यूज भी किया है, कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। ये इतना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब तक हमने 33 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, ये भी रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यूनिक हैं।
आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।